वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो हमारा टॉपिक रहेगा रुधिर वर्ग की वंशागति या हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ध्यान दें, मनुष्य के अंदर आप ध्यान देंगे तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मनुष्य में ABO प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा रुधिर समूह पाया जाता है? ABO तंत्र पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ABO प्रकार का रुधिर समूह पाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर रुधिर समूह तो ABO प्रकार का होता है और वो हमने डिटेल से देख लिया था। ABO तंत्र के अनुसार मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर समूह उपस्थित होते हैं। कौन कौन से रुधिर समूह उपस्थित होते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, मनुष्य में A, B, AB और O रुधिर समूह उपस्थित होता है। तो ये 4 प्रकार का रुधिर समूह मनुष्य के अंदर उपस्थित होता है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम हमें ध्यान रखना है, बर्नस्टीन ने बताया कि मनुष्य में रुधिर समूह की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होती है। वंशागति किसके अनुसार होती है? मेंडल के नियमानुसार होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बर्नस्टीन ने बताया था कि मनुष्य के अंदर रुधिर समूह की वंशागति होती है, वह मेंडल के नियमानुसार होती है। तथा आप ध्यान दीजिए कि मनुष्य के अंदर रुधिर समूह होते हैं, जैसे कि रुधिर समूह ए है। तो इस प्रकार से A रुधिर समूह होगा तो उसमें कौन सा एंटीजन होगा? A एंटीजन उपस्थित होता है। अब देखो, इस एंटीजन के विकास के लिए यानी रुधिर समूह का निर्धारण होता है, वह किसके द्वारा होता है? यानी मनुष्य के अंदर रुधिर समूह का निर्धारण होगा वह एक I जीन द्वारा होता है। कौन से जीन द्वारा होता है? I जीन द्वारा होता है। अब ये I जीन होता है, इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंटीजन का निर्धारण किया जाता है और ये एंटीजन के आधार पर ही रुधिर समूह का निर्धारण होता है। I जीन है, ये एक बहुविकल्पी जीन है। किस प्रकार का जीन है? आप ध्यान रखना, आपको एक बहुविकल्पी जीन है, मल्टीपल एलील्स है। क्लियर हो गया? बहुविकल्पी जीन का मतलब क्या हुआ कि जीन में 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो उसे हम बहुविकल्पी कहते हैं। सामान्यतः एक जीन्स होते हैं, उसके 2 एलील्स होते हैं, परंतु यहाँ आपको ध्यान रखना है इनके 3 एलील्स होते हैं। कितने एलील्स होंगे? 3 एलील। तो इस प्रकार का जीन होगा उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील्स जीन्स या बहुविकल्पी जीन कहते हैं। तो I जीन द्वारा रुधिर समूह का निर्धारण मनुष्य में किया जाता है और ये I जीन होता है, उसके 3 विकल्प होते हैं। एक आपको ध्यान रखना IA, दूसरा होता है IB और तीसरा होता है I0 या जिसे हम स्मॉल I से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के रुधिर समूह उपस्थित होते हैं, यानी जो I जीन होता है उसके 3 विकल्प उपस्थित होते हैं। इसमें से IA और IB होता है वह समान रूप से प्रभावी होते हैं। समान रूप से क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो IA एवं IB होगा वह समान रूप से प्रभावी होता है, जबकि I0 होता है यह किस प्रकार का होता है? समयुग्मजीय अप्रभावी अवस्था में प्रकट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार का होगा अप्रभावी जीन होता है। तो इसमें से जो IA और IB जीन होता है वो तो कैसे है? तो आप ध्यान दीजिए, प्रभावी होते हैं, समान रूप से प्रभावी होते हैं, जबकि I0 जीन है वो किस प्रकार का? अप्रभावी जीन होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर ध्यान रखना है कि मनुष्य में रुधिर समूह का निर्धारण होता है वह एक जीन द्वारा होता है जिसे हम I जीन कहते हैं। यह एक बहुविकल्पी जीन है जिसके 3 विकल्प होते हैं, IA, IB और I0। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें से I एवं IB होते हैं ये समान रूप से प्रभावी होते हैं, जबकि I0 होता है वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है। अब ध्यान दीजिए, पहला रुधिर समूह A है, उस रुधिर समूह के विकास के लिए कौन सा एंटीजन चाहिए? A एंटीजन। और A एंटीजन के विकास के लिए हमें जीन चाहिए, वो कौन सा चाहिए? IA जीन की आवश्यकता होती है। तो इनके लिए कौन से जीन की आवश्यकता होगी? IA जीन की आवश्यकता होगी। ये IA जीन होगा, उससे A रुधिर समूह 2 परिस्थिति में बन सकता है, क्योंकि प्रभावी जीन है। किस प्रकार का जीन है? प्रभावी जीन। और प्रभावी जीन होगा तो ये एक तो स्थिति ये प्रकट हो सकती है कि दोनों क्या हो? समयुग्मजीय अवस्था में हो, या आपको ध्यान रखना है विषम युग्मजीय अवस्था में हो। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है विषम युग्मजीय अवस्था में हो सकता है। तो समयुग्मजीय या विषम युग्म अवस्था में, दोनों अवस्था में कौन सा जीन होगा? ये रुधिर समूह होगा, A रुधिर समूह होगा। तो ये हमें पहला ध्यान रखना है। दूसरा, इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, दूसरा रुधिर समूह हमारे अंदर कौन सा उपस्थित होता है? मनुष्य के अंदर कौन सा रुधिर समूह उपस्थित होता है? B रुधिर समूह। अब B रुधिर समूह के लिए कौन सा एंटीजन होता है? B एंटीजन उपस्थित होता है। और B एंटीजन के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? IB जीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? IB जीन की आवश्यकता। ये भी दोनों अवस्था में प्रकट हो सकता है, प्रभावी अवस्था के रूप में भी प्रकट हो सकता है IB और
ये आपको ध्यान रखना है, जो समयुग्मजीय अवस्था होती है उसमें भी प्रकट हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तीसरा रुधिर समूह हमें ध्यान रखना है, कौन सा? रुधिर समूह ए बी या ओ रुधिर समूह। और ओ रुधिर समूह होगा तो उनके लिए कोई भी एंटीजन होता नहीं, उसमें एंटीजन नहीं होगा, और इसमें ये एक ही अवस्था में प्रकट हो सकता है। कौन सी अवस्था में? समयुग्मजीय जीन हो, जब I0 जीन यानी यह प्रकट होगा उसमें I0 जीन होना चाहिए। दोनों कैसे होंगे? अप्रभावी तभी प्रकट होगा। कोई भी एक प्रभावी जीन आ गया तो उस परिस्थिति में ये प्रकट नहीं हो पाएगा। तो ये इस प्रकार की परिस्थिति में ओ रुधिर समूह होता है, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब तीसरा और चौथा रुधिर समूह हमें ध्यान रखना है, और चौथा रुधिर समूह कौन सा ध्यान रखना है? ए बी रुधिर समूह। ए बी रुधिर समूह है, उनमें एंटीजन कौन से होते हैं? ए एंड बी दोनों उपस्थित होते हैं। इनके विकास के लिए किसकी आवश्यकता होगी? IA और IB दोनों जीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के अंदर जो रुधिर समूह का निर्धारण होता है वो किस जीन के द्वारा होता है? I जीन के द्वारा होता है, जिसमें आप ध्यान दीजिए I जीन के 3 विकल्प हैं, IA, IB और I0। इसमें से I और IB दोनों एक साथ उपस्थित है तो इसका प्रभाविता का उदाहरण है। और इसमें आप ध्यान, रुधिर समूह कौन सा होगा? AB रुधिर समूह होगा। अगर दोनों समयुग्मजीय प्रकार की अप्रभावी संततियां हैं, यानी इसमें I0 जीन है दोनों, तो इस प्रकार की परिस्थिति में ये जो एलिल्स होगा उस एलिल युक्त जीन होगा, वो जीन किस रुधिर समूह का निर्धारण करेगा? ओ रुधिर समूह का निर्धारण। यहाँ एलिल्स है, उसमें दोनों प्रभावी या दोनों में से एक प्रभावी एक प्रभावी होने पर बी जीन हो सकता है या ए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, इस आधार पर हम कुछ सवाल अटेंड करते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ माता का रुधिर समूह ए, माता का रुधिर समूह ए, और दूसरा मैं लिख देता हूँ पिता का रुधिर समूह बी है, पिता का रुधिर समूह बी है, तो संतान में कौन सा होगा? तो ये इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं, यानी माता का रुधिर समूह कौन सा? ए है, और पिता का रुधिर समूह कौन सा लिख दिया मैंने? बी है। तो संतान में कौन कौन से रुधिर समूह हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, माता में रुधिर समूह ए है, इसका मतलब क्या हुआ? ए होगा वो दोनों परिस्थिति में प्रकट हो सकता है, या तो समयुग्मजीय अवस्था में या विषमयुग्मजीय अवस्था में। अधिकतम संभावना किस में होगी? विषमयुग्मजीय अवस्था में। तो मैं विषमयुग्मजीय अवस्था लेकर के यहाँ पता कर लेते हैं। ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी पिता में रुधिर समूह बी है, ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये जनक हो गया, इससे किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। IA और I0 जीन वाला होगा, या यहाँ IB और I0 जीन वाला युग्मक हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, जो संतति बनेगी उस संतति में किस प्रकार के होंगे? IA IB हो सकता है, या इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है IA और I0, या इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है IB और I0। इसी प्रकार से ये परिस्थिति भी हो सकती है I और I, यानी इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसमें आप ध्यान देंगे तो चारों प्रकार के रुधिर समूह हो सकते हैं। यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? AB। यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? A। यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? B। और यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? O। तो इस प्रकार की परिस्थिति हो जिसमें माता का रुधिर समूह है वह A और पिता का रुधिर समूह B है, तो इसमें जो संतानें होगी उन संतान में चारों प्रकार के रुधिर समूह हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और सवाल अटेंड करके हम देखते हैं, जैसे कि माता का रुधिर समूह है वह हमें ध्यान रखना है, माता का रुधिर समूह A है, पिता का रुधिर समूह AB है, पिता का और रुधिर समूह कौन सा है? जैसे AB है, पिता का रुधिर समूह है वह कौन सा है? AB है। तो यहाँ क्या होगा? ध्यान दीजिए, A दोनों परिस्थिति में प्रकट हो सकता है, या तो समयुग्मजीय या विषमयुग्मजीय। अधिकतम संभावना है विषमयुग्मजीय, इसलिए विषमयुग्मजीय हम ले लेते हैं। या B, A और B, ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, इससे जो युग्मक बनेंगे वह इस प्रकार से बनेंगे IA I0। यहाँ आपको ध्यान रखना है IA और IB, ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब संतति का निर्माण होगा IA यहाँ इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, संतति बनेगी IA और IB। यहाँ पर अगली संतति बनेगी IA और I0। इस प्रकार से यहाँ संतति बनेगी IB और I0। यानी इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आप देखेंगे तो कौन कौन से रुधिर समूह हो सकते हैं? यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? B। यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? A। यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? AB। और यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा? A। इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर
कौन सा रुधिर समूह नहीं हो सकता? ओ रुधिर समूह नहीं हो सकता, बाकी ए बी या ए बी हो सकता है। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि माता के अंदर इस प्रकार का रुधिर समूह है, पिता में इस प्रकार का रुधिर समूह है, तो संतानों में किस प्रकार का रुधिर समूह होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, कुछ संभावित जो सवाल बनते हैं वो सारे सवाल हम डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपका और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, हम एक फ्लो चार्ट से ये कंप्लीट कर लेते हैं कि संतानों में किस प्रकार की रुधिर समूह की वंशागति होगी। जितने सवाल बनते हैं उन सभी सवालों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इधर आप लिख लीजिए माता पिता में रुधिर समूह, माता एवं पिता में रुधिर समूह, और एक साइड लिख लीजिए संतान या बच्चों में संभावित रुधिर समूह, बच्चों में संभावित रुधिर समूह, संभावित रुधिर समूह, संतानों में संभावित रुधिर समूह कौन सा होगा, ये हम ध्यान रख सकते हैं। देखो, एक साइड हम लिख लेते हैं ये माता का रुधिर समूह है, और एक साइड हम लिख लेते हैं पिता का रुधिर समूह। तो यहाँ पिता का लिख दिया जैसे, और यहाँ मैंने माता का लिख दिया, कोई भी ले सकते हो। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने पिता का रुधिर समूह ओ लिया, माता का रुधिर समूह क्या लिया, ओ, तो संतान में कौन सा रुधिर समूह होगा? देखो ध्यान दें, आराम से निकाल सकते हो, पर आप पता भी कर सकते हो सीधा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा है, और कोई एंटीजन आएगा ही नहीं, क्योंकि ओ रुधिर समूह कब होता है? जब कोई एंटीजन होगा नहीं, ना एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा। जब एंटीजन ए और बी दोनों ही नहीं आएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना, रुधिर समूह ए और बी और ए बी तो हो ही नहीं सकता, तो ओनली कौन सा रुधिर समूह होगा, ओ। यदि माता का रुधिर समूह भी ओ है, पिता का रुधिर समूह भी ओ है, तो इस प्रकार की परिस्थिति में संतान के अंदर कौन सा रुधिर समूह होगा, हमेशा ओ रुधिर समूह होगा। तो ये पता कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति ये लेते हैं ओ, और इधर हम कौन सा लेते हैं, ए। तो कौन सा रुधिर समूह हो सकता है? देखो, दो रुधिर समूह इसमें हो सकते हैं, या तो कौन सा होता है ए, या कौन सा हो सकता है ओ संतान में हो सकता है, क्योंकि दूसरा तो कोई एंटीजन नहीं आ रहा, न बी आ रहा है, तो ए बी और ए बी होने की संभावना ही नहीं है। तो यहाँ कौन सा रुधिर समूह होगा, ए और ओ रुधिर समूह होगा। क्लियर हो गया। यहाँ आप ध्यान दीजिए, तीसरा मैं ले लेता हूँ ए और बी, तो यहाँ भी कौन सा होगा, यहाँ तो क्या होगा, बी होगा, यहाँ कौन सा होगा, ओ होगा। ये दोनों प्रकार के रुधिर समूह हो सकते हैं। तीसरा सवाल और चौथा सवाल हम देखते हैं, जैसे ओ ले लिया और यहाँ पर मैंने कौन सा ले लिया, ए बी, तो रुधिर समूह में कौन सा रुधिर हो सकता है? देखो, एक तो कौन सा आएगा, यहाँ आपको दो ए और बी दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर ए बी होगा नहीं, बाकी तीनों रुधिर समूह होंगे, यानी ए हो सकता है, बी हो सकता है, या कौन सा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ए और बी ही हो सकता है। निकाल सकते हो आप आराम से। देखो, एक रुधिर समूह ए है, एक ए बी है, तो ए बी में जो होगी उसमें युग्मक बनेंगे, और युग्मक बनेंगे तो आई ए और आई बी का युग्मक बनेगा, यहाँ पर दोनों युग्मक बनेंगे आई जीरो। अब ध्यान दीजिए, संतान बनेगी वो सारी आई ए आई जीरो, यहाँ संतान बनेगी आई बी आई जीरो, यहाँ संतान बनेगी आई ए आई जीरो, यहाँ संतान बनेगी आई बी और आई जीरो। तो ये ए या कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है, या ए रुधिर समूह ये बी है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट अगला, ये 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने रुधिर समूह ले लिया ए और यहाँ पर भी ले लिया ए, तो इस प्रकार की परिस्थिति में संतान में कौन सा रुधिर समूह होगा, ए होगा या कौन सा होगा, ओ हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ए या कौन सा होगा, ओ। अब देखो, अगला मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ए ले लिया और साथ में कौन सा ले लिया, बी, तो ए और बी है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर रुधिर समूह कौन सा हो सकता है? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा रुधिर समूह हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अभी निकाला था पहले हमने, ए बी हो सकता है, या कौन सा हो सकता है, ओ हो सकता है। ये चारों प्रकार के रुधिर समूह इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर हो सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया ए और यहाँ मैंने ले लिया ए बी, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर कौन सा रुधिर समूह नहीं होगा, ओ नहीं होगा। तो मतलब कौन सा होगा, ए बी या ए बी हो सकता है, ओ रुधिर समूह कभी भी नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगला मैं यहाँ रुधिर समूह ले लेता हूँ बी, और यहाँ भी कौन सा ले लेते हैं, बी, तो इस प्रकार की परिस्थिति अंदर कौन सा रुधिर समूह होगा, या तो बी होगा या कौन सा होगा, ओ रुधिर समूह होगा। यहाँ अगला मैं ले लेता हूँ बी और यहाँ ए बी, तो इस प्रकार की परिस्थिति अंदर कौन सा रुधिर समूह होगा, या तो कौन सा होगा, आप ध्यान दीजिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। यहाँ रुधिर समूह ए बी ले लिया, यहाँ भी कौन सा ले लिया, ए बी, इस प्रकार की परिस्थिति में कौन सा रुधिर समूह होगा, ए बी या ए बी प्रकार का हो सकता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है
कि रुधिर समूह की वंशागति किस प्रकार से होती है। ये अधिकतम इतने ही सवाल बनते हैं। ये सारे सवाल आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। कोई भी रुधिर समूह दिया हुआ है उस आधार पर आप रुधिर समूह अगला ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आपको ध्यान रखना है, जो वंशागति का अध्ययन करने से हमें क्या क्या फायदे हैं, तो इससे हम कई आनुवंशिक रोग होते हैं उन रोगों का पता कर सकते हैं जो कि आरबीसी से संबंधित हो। इस प्रकार के हीमोफीलिया जैसे रोग होते हैं उन रोगों का पता हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए, संतान संबंधी मामले हैं उनका भी हम निपटारा कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझा देता हूं मैं कि एक संतान है, उस संतान में रुधिर समूह बी है। एक संतान है उसके अंदर रुधिर समूह क्या है, बी है। संतान है उसके अंदर रुधिर समूह बी है। अब ध्यान दीजिए, अब दो दंपति, एक दंपति फर्स्ट है वो क्या कहती है, तो उसके अंदर आप ध्यान दीजिए पुरुष के अंदर रुधिर समूह और स्त्री के अंदर या माता के अंदर रुधिर समूह वो किस प्रकार का है। तो आप देखिए इसके अंदर जो पुरुष है, दंपति है, उसके अंदर रुधिर समूह है, उस बारे में हम ध्यान रखना है। तो और माता के अंदर रुधिर समूह और पिता के अंदर रुधिर समूह की वंशागति कैसे होगी उसका आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट दंपति है उसके अंदर पुरुष है, उसके अंदर रुधिर समूह कौन सा है, ओ है, और माता है उसके अंदर रुधिर समूह है वो कौन सा है, ए बी है, ए बी है। दूसरी दंपति वो हमें ध्यान रखना है जिनके अंदर पुरुष के अंदर ए है और स्त्री के अंदर है वह कौन सा है, बी है। तो आप ध्यान दीजिए पुरुष के अंदर कौन सा है, ए है, और स्त्री के अंदर कैसा है या माता के अंदर कैसा है, बी है। तो इस प्रकार की परिस्थिति हमें ध्यान रखनी है। अब इनके जो है वो युग्मक पता करने पर इस प्रकार के युग्मक हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी इस प्रकार से युग्मक प्राप्त हो रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है वह आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा है आई, दोनों आई जीन होंगे, यहाँ पर आई ए और कौन सा होगा, आई और बी परिस्थिति होगी। अब ध्यान दीजिए ये आई ए और ये आई जीरो हो गया, ये कौन सा हो गया, आई बी और आई जीरो, यहाँ पर कौन सा हो गया, आई ए और आई जीरो, ऐसा यहाँ पर कौन सा हो गया, आई बी और आई जीरो, यानी यहाँ ए रुधिर समूह या बी रुधिर समूह या बी होगा और यहाँ ए होगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दो युग्मक बनेंगे, आई ए और आई ए, यहाँ पर कौन सा बनेगा, आई बी और आई जीरो। अब इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर ये कौन सा, आई ए और आई बी, यहाँ पर कौन सा होगा, तो आई ए और आई बी होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, आई ए और आई बी होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, आई ए और आई जीरो। तो ए रुधिर समूह हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, यहाँ भी ए बी हो सकता है। तो इसमें बी रुधिर समूह आ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से इस दंपति की संतान ही है, ये संतान किस दंपति की है, इस दंपति, क्योंकि इसमें रुधिर समूह बी आ रहा है। तो इस आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी दो दंपति है उसमें रुधिर समूह है, उनकी वंशागति किस प्रकार से है। जो फैमिली मैटर्स होते हैं, इस प्रकार के जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने में भी यह सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के रुधिर समूह की वंशागति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।